आज मेरे लिए बहुत ही दुखद दिन है। आप सब आज जान गए हैं कि हम सब के प्रिय कलाकार इरफान हमारे साथ अब नहीं हैं। उनका ना होना इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे कलाकार का खोना तो है ही, हम जैसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छे इंसान का भी हमारे बीच से चला जाना है। एक बहुत अच्छे योद्धा का हमारे बीच से चला जाना है। एक वैसे व्यक्ति का हमारे बीच से चला जाना है जो बिल्कुल हमारे आपकी तरह एक निहायत ही आम इंसान और वहाँ से उठ कर के अपने संघर्ष, अपनी जिजीविषा, अपनी ताकत और अपनी लगन, अपनी हिम्मत, अपनी चाहत के बल पर अपनी मंजिल को पा सका। हालांकि कलाकार के पास और कला की दुनिया या क्रिएटिव लाइन में रहने वाले लोगों के लिए कभी भी मंजिल को पा लेने जैसा शब्द नहीं होता है, क्योंकि वह हर दिन अपने लिए अपनी ही खींची हुई लकीर से 1 इंच और आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। तो उसका हर दिन का संघर्ष उसके अपने साथ का ही रहता है। ऐसे में इरफान का जाना और इरफान का रहना, इरफान की अपनी बुलंदियों को छूना, वह उनके अपने सपनों के पूरे होते रहने के स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। लेकिन मंजिल कभी भी किसी कलाकार की वह नहीं होती। वो नहीं कह सकता है कि हाँ मुझे सब कुछ मिल गया जो मैं चाहता था। नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। क्रिएटिव इंसान के पास यह एक ऐसी भूख है जिसका कभी शमन नहीं हो पाता है। मन तो दुखी मेरा इसलिए भी है क्योंकि जिस बीमारी से वो गए हैं वो कोई साधारण बीमारी है नहीं, और इस बीमारी का नाम सुनते ही ऐसे ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। मैं उस बीमारी से निकल कर के आई हूँ। मैं अपने आप को अचीवर कहती हूँ, और अब तक हमारे लिए इरफान हमारे लिए हमेशा से अचीवर रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जितनी यूनिक किस्म के कैंसर से ये निकल करके गए, इलाज करवाया और निकल करके आए, फिर उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम फिल्म की। उन सब को देखते हुए कोई सामान्य रूप से ऐसे नहीं कर सकता है। इन्होंने खुद कहा है कि आपके पास चॉइस भी क्या रह जाता है पॉजिटिव रहने के अलावा। दिस इज़ द बेस्ट चॉइस जिसे हम कहते हैं कि इस चॉइस के साथ अगर आप हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत सी चीज़ों के शिकवे शिकायत मिट जाते हैं। ज़िंदगी आपको कहीं ना कहीं हर किसी न किसी एक एंगल से आपको खूबसूरती मिलती है। आपको खूबसूरती का एक कोना आप तलाश लेते हैं और आप उसके साथ रहते हैं। इरफान में वो पॉजिटिविटी थी, और जिसके बल पर वो न केवल इस बीमारी से लड़े बल्कि वो आए भी, लौटे भी और फिल्म भी कंप्लीट की। इरफान की उम्र अभी जाने की नहीं थी, अभी तो उसे बहुत सारा काम करने की उसकी उम्र थी, क्योंकि अब अभिनय की पीक पर वो पहुंच रहे थे और अभिनय के अलग अलग शेड्स हमें वो दे रहे थे। इतने शेड्स दे रहे थे। आप उन्हें 5 सिंह तोमर में देख लीजिए, या फिर आप उन्हें अभी हिंदी मीडियम में देखिए, या पीकू में देखिए, या फिर अभी जो अंग्रेज़ी मीडियम आई, अंग्रेज़ी मीडियम में देखने के बाद तो आप यकीन नहीं कर सकते हैं कि इतनी लंबी और इतनी ख़तरनाक बीमारी के बाद से निकल करके कोई इंसान इतने जॉलीफुल तरीके से, क्योंकि वो कॉमेडी जॉनर की फिल्म है, इतनी जॉलीफुल तरीके से जो है कैसे कोई काम कर सकता है। क्योंकि कॉमेडी करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। सही टाइमिंग पे कॉमेडी का सही टाइमिंग, सही एक्सेंट, सही मूड, सही रूप, वो सब होना एक साथ वो बहुत चैलेंजिंग होता है। और उसको उन्होंने इस पूरी फिल्म में जितनी शिद्दत के साथ उन्होंने निभाया वो अपने आप में अनबिलीवेबल है। पर अनबिलीवेबल इसलिए भी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि
हमारे लिए वो अनबिलीवेबल शायद हो सकता है, लेकिन इरफान जैसे कलाकार के लिए वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक उसमें वही एक एंगल आ गया था कि वो इतनी लंबी बीमारी के बाद और इतनी ख़तरनाक बीमारी के बाद वो आए हैं लौट के। लेकिन ये हम सब के लिए, इस पूरी इंडस्ट्री के लिए और हम सभी उनके चाहने वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा वो रहा कि वो हाँ, कि हम उनको देख पाए फिर से फिल्म में, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जल्दी से वो ठीक हों और जल्दी से अपना काम शुरू करें और हम उन्हें देखें। और अपनी सकारात्मकता से ना उन्होंने वो लौट करके भी आए और फिल्म भी की और हम उन्हें देख भी सके। मेरी उनसे बमुश्किल 2-3 मुलाकात हुई होगी। एक लगभग 28-29 साल पहले जब हम सब लोग यहाँ पर थे, वे भी आए थे, हम लोग भी यहाँ पर थे, सब अपने अपने रास्तों की तलाश में थे। और उस समय कुछ लोगों ने मिल कर के अपने ही सोर्सेज से कुछ सीरियल वगैरह बनाने की सोची थी। और उस समय वो अभिनय, चूँकि वो कलाकार एक्टर थे, तो अपनी मदद करने के लिए, वो अपना सहयोग देने के लिए वो आ गए थे। और फिर जो हमारे घर को ही वो एक उस समय वर्क प्लेस एक बनाया गया उस दिन के शूट के लिए, तो वो आए थे घर पर। मैं कुछ 1 साल पहले, 7 साल पहले ऐसे ही किसी मल्टीप्लेक्स में आते जाते उनसे मुलाकात हुई थी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, क्योंकि उनसे उनका परिचय था, जिसे वो बड़े भाई की तरह मानते थे। जब वो लंदन में इलाज के दौरान वहाँ पर थे, तो हम ये कहे तो उस समय उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, और वो चिट्ठी उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार अजय ब्रह्मात्मज को लिखी थी। वो चिट्ठी उस समय भी छपी थी, और आज तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ वो नहीं होगी चिट्ठी। मैं उस चिट्ठी को आपने पढ़ी भी होगी, लेकिन फिर भी मैं उस चिट्ठी को आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि वो कैंसर वॉरियर हैं, मैं कैंसर अचीवर हूँ। और वॉरियर हमेशा वॉरियर रहता है। जैसे जंग के मैदान में कोई भी हार नहीं मानता है, वो अंतिम समय तक उससे लड़ता है। और कैंसर वह जिजीविषा हमें देता है, लड़ने की ताकत हमें देता है। लोग कहते हैं कि कैंसर खा गया, नहीं, कैंसर खाता नहीं है। कैंसर जो है वो लड़ने की अदम्य ताकत हमें झोंकता है, और हम उसके साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। उस जो ख़त है वो ख़त आप सुने। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला था कि मैं न्यूरो एंडोक्रिन कैंसर से ग्रस्त हूँ। मैंने पहली बार यह शब्द सुना था। खोजने पर मैंने पाया कि इस शब्द पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है, और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज़्यादा है। अभी तक अपने सफ़र में मैं तेज़ मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने और मंजिलें थीं। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया। हेलो, आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज़ उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर उतरना होगा, आपका गंतव्य आ गया है। अचानक एहसास हुआ कि आप किसी ढक्कन यानी कॉर्क की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं, लहरों को काबू करने की गलतफहमी लिए हुए। इस हड़बोंग, सहम और डर में घबराकर मैं अपने बेटे से कहता हूँ, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, मैं इस मानसिक स्थिति को हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत में जीना नहीं चाहता। मुझे किसी भी सूरत में अपने पैर चाहिए, जिन पर खड़ा होकर अपनी हालत को तटस्थ होकर मैं जी पाऊँ। मैं खड़ा होना चाहता हूँ। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द। अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, न कोई सांत्वना और न कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूँ, उसमें बालकनी भी है। बाहर का नज़ारा दिखता है।
कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम है। वहाँ विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नज़र में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ, मानो वह दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूँ। और फिर एक दिन यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा नहीं हूँ जो निश्चित होने का दावा करे। न अस्पताल और न स्टेडियम। मेरे अंदर जो शेष था वह वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहाँ होना था। मन ने कहा, केवल अनिश्चितता ही निश्चित है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, यह चाहे जहाँ ले जाए, आज से 8 महीनों के बाद या आज से 4 महीनों के बाद या फिर 2 साल। चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी और फिर मेरे दिमाग से जीने मरने का हिसाब निकल गया। पहली बार मुझे आज़ादी शब्द का एहसास हुआ, सही अर्थ में एक उपलब्धि का एहसास। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही मेरा पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया है। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं। फ़िलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में सारी दुनिया के लोग सभी मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं। एक बड़ी शक्ति तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश करके सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही है। अंकुरित होकर यह कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि ज़रूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन यानी कॉर्क का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। यह लंदन में इलाज के दौरान जब इरफान, जिनके सिरहाने कह सकते हैं कि एक तरफ ज़िंदगी है और दूसरी तरफ रोग का अंधेरा, और उस वैसी स्थिति में इरफान ने अपनी आत्मा की रोशनाई से इस ख़त को लिखा था। उम्मीद की एक ओस, एक काव्यमय दर्शन। जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। इसके बाद एक बार मैंने उनसे बात की थी, हालांकि डायरेक्ट बात नहीं हो पाई थी। वो तब था जब हम लोग अजय की 60वीं सालगिरह मना रहे थे और हम लोग उन्हें एक सरप्राइज़ देने के लिए उनके चाहने वालों से और जो उनके करीबी थे उनके विशेस, उनके गुड विशेस हम लोग कलेक्ट कर रहे थे। और उसी सिलसिले में मैंने उनको फ़ोन किया था कि आप अपने गुड विशेस यहाँ हमें भेज सकें तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत व्यस्त थे उस समय, वो इतने व्यस्त थे कि वो किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वैसे में भी उन्होंने अपना समय निकाल करके और वह वीडियो हमें भेजा था। हमारे जीवन में ये बहुत कॉमन है और वह कॉमन चीज़ यह है कि हर व्यक्ति का जो उसका बायां अंग है, बायां हिस्सा है, हम उसकी तरफ कम ध्यान दे पाते हैं, जबकि वह बहुत आहिस्ते से, बहुत गुमनामी से, बहुत खामोशी से अपना काम करता है। मैं बात कर रही हूँ इरफान की पार्टनर, इरफान की पत्नी सुतपा सिकदार के बारे में। सुतपा भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से NSD से पास आउट हैं और बहुत ही ज़हीन हैं। आप अगर उनके फेसबुक प्रोफाइल पर जाएं तो फेसबुक प्रोफाइल पर बहुत प्यारी उनकी तस्वीर है। उनके प्रोफाइल पे शायद होली की तस्वीर है, इरफान और सुतपा दोनों अबीर और गुलाल से भरे हुए, और दोनों के चेहरे पर इतने ऐसे भाव हैं कि आप उनके प्रेम को देख करके आप उनके भाव में डूब जा सकते हैं।
सुतपा से भी चांस की बात है कि सुतपा से भी हमारा कोई परिचय हमारी कोई अभी तक मुलाकात नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को जानते हैं। हमने आज तक एक दूसरे से डायरेक्ट बात भी नहीं की है, फ़ोन पर भी बात नहीं की है। लेकिन सुतपा का कहना था कि वो हमें भी दीदी बुलाती हैं। अचानक से दीदी बुलाने लगी, पता नहीं सारी दुनिया चूँकि दीदी बुलाती हैं तो वो भी बुलाने लगी। ये उनका प्यार है। और कहा उन्होंने एक बार कि हम एक बार आपको बुलाते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, बुलाते हैं, एक बार हम सब मिलते हैं और मिल करके आपका गाली गीत सुनेंगे, आपसे बहुत सारे फोक सॉन्ग सुनेंगे कि बहुत दिन हो गए सुने हुए। सुतपा की तरफ मैं इसलिए आकर्षित नहीं हुई कि वह इरफान की पत्नी है या इरफान की पार्टनर है। सुतपा के पोस्ट ने मुझे इतना खींचा, अपनी तरफ खींचा कि मैं सुतपा की पोस्ट देख करके मुझे बहुत सारी जानकारी मिलती थी। बहुत सी चीज़ कि मैं अपने काम में और दफ्तर में इस तरह से व्यस्त रहती थी कि मैं कुछ देख नहीं पाती थी। वैसे मैं सुतपा की पोस्ट देख करके मुझे पता चलता था कि हाँ, दिन दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी जानकारी आम तौर पर जो है वो, क्योंकि वो मेन मीडिया में आता नहीं है और हमें उसकी जानकारी मिल नहीं पाती है। सुतपा इतनी सुलझी हुई महिला हैं, इतनी एक्टिव, पॉलिटिकली बहुत अलर्ट हैं, सोशली बहुत अलर्ट हैं, राइट्स और ड्यूटीज़ को लेकर बहुत अलर्ट हैं, बच्चों को लेकर के बहुत अलर्ट हैं, बड़ों को लेकर के बहुत अलर्ट हैं, लड़कियों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। और ये जो भुज में कांड हुआ था कि वो जो लड़कियों को पीरियड्स से हैं कि नहीं वो मंदिर में जाने के लिए, और वो जो स्ट्रिप डाउन करवाया गया था, वो मुझे सबसे पहले उनकी ही पोस्ट से पता चला था और फिर मैंने सारी चीज़ें वो देखनी शुरू की थी। जितने अभी जो इसके पहले, इस कोरोना के पहले जितनी सारी चीज़ें हुई जो इस देश में हो रहे हैं, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम कागज़ दिखाएंगे और नहीं दिखाएंगे कि जो सारी कवायद चल रही है उस पर उनकी पोस्ट आप पढ़ेंगे, आप मन से भीग जाएंगे। इतने विचारवान उनके पोस्ट हैं और कितनी अलर्ट हैं कि जब उनका बेटा आया उससे बाहर से, तो उन्होंने खुद ही उन्हें सेल्फ आइसोलेशन में 14 दिन के लिए रख दिया। ये एक सोशल अवेयर व्यक्ति ही कर सकता है और जो इस देश को समझता है, इस देश के नब्ज़ को समझता है। सुतपा ने जब वो वहाँ इलाज के लिए लेकर के गए, उनको लंदन लेकर के जब जा रहे थे, तब सुतपा ने 2018 में, मेरे ख्याल से मार्च 2018 में एक पोस्ट लिखी और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि मुझे सारी तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं और ये हैं और हम जा रहे हैं और हम लौटेंगे। और उसके बाद उनकी पोस्ट है 5 अप्रैल 2019 की, जिसमें वो लौट करके आए हैं और काम के लिए इरफान जा रहे हैं। और मैं उसको यहाँ छोटा सा छोटी पोस्ट है, मैं उसको यहाँ पढ़ना चाहूँगी बिल्कुल, कि देखिए कि किस तरीके से ये लाइफ की जो ज़िंदगी की जो धड़कन होती है ना, और जो ज़िंदगी की धड़कन में जो जीवन का विश्वास धड़कता है, वह विश्वास आपसे जो है वो बहुत से जो है वो दशरथ मांझी की तरह पहाड़ कटवा लेता है। तो सुतपा ने लिखा 5 अप्रैल 2019 को, लॉन्गेस्ट ईयर ऑफ आवर लाइफ, टाइम वॉज नेवर मेजर्ड विथ पेन एंड होप एट द सेम टाइम एवर, while we take our baby steps back to work, to life. I am submerged in prayers, wishes, and faith from friends, relatives, strangers, and connections with the universe, which gives us a small chance for this new start. It seems unbelievable. Never ever I realized the meaning of the word unpredictable so well. Never ever I could feel people wishes on my bones, my breath, my heartbeat, which help me to stay focused and kicking. I can't take names because there are names and there are names. I don't even know who played angels. Sorry for not being able to answer individually, but I know what you mean to us. I don't see beyond one day, and that day is today, where everything seems fine. For today, we go back to work and the dance and songs of life continues. Thank you for believing in your
प्रेयर्स। मैं सुतपा को अब उनके पार्टनर के साथ साथ एक उस पार्टनर के रूप में, एक उस व्यक्ति के रूप में देख रही हूँ, क्योंकि जब कोई किसी बड़ी बीमारी से कोई वाबस्ता होता है, उसके साथ उसके घर के लोग और जो उसके सबसे करीबी होते हैं वो इस तरीके से गुंथ जाते हैं कि उसके बाद जीवन में एक बहुत बड़ा हॉलो क्रिएट होता है, क्योंकि आपका सारा दिन उसमें जाता है, उनकी तीमारदारी में, उनकी देख रेख में, उनके खान पान में, उनकी दवा दारू में, उनकी तमाम चीज़ों में इस तरीके से लोग इन्वॉल्व होते हैं कि उसके बाद समझ में नहीं आता कि अब क्या हो। और मैं यही इस स्थिति को सोच रही हूँ कि आप जाते हैं किसी के साथ और जब आप लौटते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ नहीं होता है और आप घर में उसकी सारी चीज़ें, हैंगर पे उसके कपड़े लटक रहे हैं, उसके शूज़ हैं, उसके खाने पीने की चीज़ें हैं, उसकी दवाइयाँ हैं, उसके शेविंग किट हैं, उसकी किताबें हैं, उसकी बाकी सारी चीज़ें होंगी। और इन तमाम चीज़ों को, एक एक चीज़ को महसूस करना, छूना, देखना, ये अपने आप में इतना, मतलब मैं कहूँ कि अपने आप में वो इतना हेवी होता है कि उसको मैं किस तरीके से अभिव्यक्त करूँ, मेरे पास शब्द नहीं आते हैं, शब्द नहीं होते हैं। इसको सिर्फ महसूस किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन से अचानक निकल जाए। इरफान ने कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत ये हूँ। आपने उनका पत्र पढ़ा कि उस बीमार, उतने दर्द की, उतने भयानक स्थिति के बावजूद वो कितने आशान्वित हैं और कि मुझे मेरे पैर चाहिए, मुझे मेरे पैर चाहिए, ये पॉजिटिविटी का चरम है। और ये हमें अपने आप को जीने का संदेश देता है। और मैं आपको बताऊं कि चूँकि मैं खुद कैंसर अचीवर हूँ तो इसलिए मैं कह सकती हूँ अपने अनुभव से, और मैं भी इसी एक पॉजिटिविटी के साथ मैं सभी को संदेश देती हूँ कि जो भी है बस यही एक पल है और ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल खाक जिया करते हैं ही। और जीने का संदेश देना ही, ख़ास तौर से जो हमारे कैंसर फाइटर्स हैं, कैंसर वॉरियर्स हैं और कैंसर अचीवर्स हैं, वो इस चीज़ को दिखाते हैं, इस चीज़ को प्रूव करते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं कि लोग कैंसर के आगे, कैंसर ने उन्हें हरा दिया, वो कैंसर के आगे हार गए। नहीं, कैंसर तो उन्हें कभी नहीं हराता है। कैंसर तो बल्कि वो परेशान करता है, परेशान होकर के वो खुद चला जाता है। कैंसर से लोग हारते नहीं हैं, शरीर से वो चले जाते हैं, लेकिन वो जाते जाते जितनी अदम्य जिजीविषा वो अपने आसपास छोड़ करके जाते हैं, जिस जिजीविषा की रोशनी में बाकी सारी कायनात नहाती रहती है, उनको लेकर के वो जाते हैं, उनको दिखाता है कैंसर कि देखो यह है जीवन। और मैं इसको इतने कन्विक्शन के साथ इसलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद मुक्त भोगी हूँ। ये उनकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कैंसर में ऐसे भी बहुत तकलीफ़ होती है, केमो में बहुत तकलीफ़ होती है, रेडिएशन में बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन वो एक संकट का समय है। जैसे अभी हम जिस संकट के समय से गुजर रहे हैं वो भी एक उसी तरह का संकट का समय है। ये है कि अभी हम वैश्विक संकट से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया उस संकट में से लिथरी पड़ी हुई है। वहाँ एक इंडिविजुअल का संकट होता है, लेकिन संकट तो होता है। हालांकि बहुत पहले की पोस्ट है, 2016 की पोस्ट है ये उनकी, लेकिन जो बात हम आज कर रहे हैं ये बात वो उस समय कह गई हैं कि इंस्टीड ऑफ बाइंग रोजेज, डायमंड्स एंड मेकिंग द ट्रेडर्स रिच, डू ए स्मॉल जेस्चर फॉर योर फेलो बीइंग्स, वाई नॉट फॉर ए चेंज मेक अ कप ऑफ टी फॉर योर मेड, सर्वेंट, स्टाफ, केयर टेकर्स विथ लिटिल लव, स्प्रेड लव टू एवरीवन, आई से वाई नॉट। एक बहुत अच्छा इंटरव्यू है चवन्नी चैप पर, जिसमें सुतपा और इरफान दोनों ने अपनी अपनी बातें कही हैं। तो आप समझ पाएंगे कि कैसे एक दूसरे के प्रति समर्पित हुआ जाता है, कैसे एक दूसरे को टूट कर प्यार किया जा सकता है, कैसे एक दूसरे को में इंटरफेयर किए बगैर एक दूसरे को स्पेस दिया जा सकता है, कैसे अपनी
चीज़ों को समझा जा सकता है और कैसे अपने साथ जो दूसरे लोग हैं उनकी चीज़ों को समझा जा सकता है। बहुत कम लोगों ने विश्व के परिदृश्य पर अपनी पहचान बनाई है, भारतीय कलाकारों ने, जिसमें से एक इरफान रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने मतलब इनके अभिनय में जो सहजता है, और हर कोई कहता है कि इनकी आँखें बोलती हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगी इनकी आँखों से ज़्यादा जो है इनकी मुस्कान, एक हल्की तिरछी मुस्कान जो है वो इनकी बोलती है, कि वो आँखों और मुस्कान से वो खेलते हैं। लेकिन जो एक सधा हुआ अभिनेता होता है वो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रख कर के अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन, आवाज़, इन सारी चीज़ों पर वो काम करता है। सुतपा का दर्द तो किसी भी स्त्री का दर्द हो सकता है, और वैसे लोगों के जो लोग पति पत्नी से अलग हट करके दोस्त की तरह, दो लोग की तरह रहते हैं, वैसे लोगों के बॉन्डिंग का तो अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कितनी गहरी बॉन्डिंग रहती है। हम एक रिश्ते में बंद करके रहते हैं, वो तो अलग बात होती है। ये कैंसर हमें अदम्य जिजीविषा देता है, नहीं तो वो कैंसर हम पर हावी हो जाएगा। आर पार की लड़ाई होती है, या तो वो हम पर हावी हो या हम उन पर हावी हों, और हर कैंसर वॉरियर उन पर हावी होने की पूरी कोशिश करता है, पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे विश्वास के साथ। कभी किसी पेशेंट को ये नहीं कहते हुए सुनते होंगे कि उफ बहुत हो गया, अब मैं ख़त्म हो जाऊं तो बेहतर है। नहीं, वो हर हालत में चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, और यह जिजीविषा कैंसर देता है। इसीलिए मैंने जो है वो 3 शब्द बदले हैं डिक्शनरी में, और जो मेरी अपनी डिक्शनरी है, और मैं कैंसर पेशेंट के अच्छे पॉजिटिव शब्द दो। मैं कैंसर पेशेंट को मैं कैंसर फाइटर कहती हूँ। कैंसर जो हमसे बिछड़ जाते हैं, जैसे आज हमसे इरफान बिछड़ गए, उनको मैं कैंसर वॉरियर कहती हूँ। और हम जैसे जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनको मैं कैंसर, जिन्हें आप कैंसर सर्वाइवर कहते हैं, उन्हें हम कैंसर अचीवर कहते हैं। तो ये अचीवर के रूप में जो हैं और वॉरियर के रूप में जो हैं, फाइटर के रूप में जो हैं, ये सब का एक ही लक्ष्य है, ज़िंदगी जीने का पैगाम देना। क्योंकि व्यक्ति चला जाता है, उसकी यादें और उसके काम, लेकिन जो काम इन्होंने जिस तरह से किया है वो काम ज़िंदगी मतलब हमेशा जो है, हम रहें ना रहें, हमेशा यह काम उनका साथ रहेगा और पूरी दुनिया में रहेगा। और इस ज़िंदगी जीने की फीलिंग को लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। और आज जैसे हम जिस लॉकडाउन और इस कोरोना के कोविड-19 के समय में रह रहे हैं, वैसे में तो ये पॉजिटिविटी और भी ज़रूरी है। और जो इरफान संदेश दे के गए हैं कि आपके पास और चॉइस भी क्या रह जाता है पॉजिटिव रहने के अलावा। जो भी एक अच्छे कलाकार, एक अच्छे इंसान को चाहता होगा, और जो अच्छी फिल्में और अच्छी बातों को देखना पसंद करता है फिल्मों के माध्यम से, वो इरफान को नहीं भूल सकते और इरफान के काम को नहीं भूल सकते। बल्कि अपने आप में आज इरफान एक इंस्टीट्यूशन की तरह आँखों से बोलते थे, और लोग उनकी आँखों पर ही ज़्यादा फोकस होते हैं। मुझे उनकी एक हल्की तिरछी मुस्कान, जिसमें एक अलग सा एक तंज होता था, एक व्यंग होता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कि मुस्कानों से अपनी बात को कहने वाला एक स्मिता पाटिल मुझे दिखती थी, एक मधुबाला दिखती थी, उसके बाद ये इरफान दिखते हैं। देखिए, अच्छा कलाकार होना एक अलग बात है, अच्छा इंसान होना अलग बात है। अच्छा इंसान जब होता है तो उसके जाने से वैसे ही लगता है जैसे कि कोई सगा हमारे बीच से चला गया। मैं फिल्मों के बारे में इरफान की, फिल्मों के बारे में इरफान के एक्टिंग के बारे में, इरफान के फिल्मी कैरियर के बारे में, इन सब के बारे में आपको तमाम सारी जगह चीज़ें मिल जाएंगी। मैं उन पर फोकस करना चाहती भी नहीं थी, मेरा वो उद्देश्य भी नहीं है, क्योंकि मैं क्रिटिक नहीं हूँ। मैं एक सीधी एक छोटी सी कलाकार हूँ, और उस कलाकार के नाते, एक राइटर होने के नाते, मैं जो समझती हूँ और जो मेरा उनके साथ या सुतपा के साथ जो मेरा एक हल्का सा राब्ता है, जो है कि हम कहीं ना कहीं कॉर्ड है कि हम जुड़े हुए हैं। और वो लिखती हैं जब दी करके तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैं अभी पूरे उसके साथ, पूरी दुनिया भी इरफान के साथ है। मैं मन से और पूरी आत्मा से भी इरफान के साथ साथ मैं भी सुतपा के साथ हूँ, और सुतपा के बारे में ही मैं सोच रही हूँ। दुनिया को शायद दूसरा कलाकार मिल जाए, लेकिन दूसरा इरफान हम सबको नहीं मिलेगा। तो हमें अब बगैर इरफान के जीने की
आदत बनानी होगी और उसके साथ हमें रहना होगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आप सबको नमस्कार हमारे साथ बने रहने के लिए। और एक बार फिर से इरफान को बहुत बहुत क्या कहें, प्यार कहें, नमस्कार कहें, अलविदा कहने को जी नहीं चाहता है, नहीं कहूँगी मैं अलविदा इरफान। और सुतपा मैं आपके साथ हूँ पूरी तरीके से। नमस्कार।